A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. इसी 28 तारीख की सुबह ईरान के मेंबर्स ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इन स्ट्राइक्स को वॉर क्राइम्स बताया। ये दोनों चीज़ें हुई, ये दोनों बातें कही गई। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच का जो गैप है, यही इस डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी है। टू कंट्रीज, टू हिस्ट्रीज, टू फियर्स। 28 फरवरी 2026 को एक भी बॉम्ब गिरने से पहले देयर वर 70 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसने उस मॉर्निंग को ऐसा फील कराया टू द पीपल लिविंग इट, नॉट लाइक अ सरप्राइज बट लाइक एन इनएविटेबिलिटी। ईरान एक सिविलाइजेशन है जो लगभग 3000 साल पुरानी है। इट वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड इन द फॉर्मल सेंस, लेकिन 20th सेंचुरी में उसने ये सीखा कि कैसे फील होता है जब फॉरेन पावर्स उनका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इन 1953 द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक को ओवरथ्रो कर दिया। उनका क्राइम, ईरान के ऑयल को नेशनलाइज करना। द ऑपरेशन, कोड नेम्ड एजैक्स, ने शाह को इंस्टॉल किया, एक मोनार्क जो कि इंक्लाइंड था टुवर्ड्स वेस्टर्न इंटरेस्ट्स। और फिर 26 साल का अथॉरिटेरियन रूल शुरू हुआ, बैक्ड बाय अमेरिकन्स। ईरानियंस ये सब देख रहे थे। 1980s में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान को इन्वेड करके एक डेवेस्टेटिंग 8 ईयर वॉर शुरू की, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को इंटेलिजेंस और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इवन एज जब सद्दाम ने ईरानियन सोल्जर्स और कर्दिश सिविलियंस के ऊपर केमिकल वेपन्स से हमला किया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईरानियंस केमिकल अटैक्स में मर गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लार्जली इग्नोर किया। ईरानियंस ये सब देख रहे थे। तेहरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी अग्रेशन के लिए नहीं था, ये सर्वाइवल की बात थी। ये एक सिंगल हिस्टोरिकल सवाल का जवाब था जो गारंटी करता था कि कोई भी फॉरेन पावर ईरान का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। जो जवाब उन्होंने निकाला वो था डेटरेंस, उस तरह का जो ओवरवेलमिंग फोर्स के क्रेडिबल थ्रेट की वजह से ही मिलता है। ये फाउंडेशनल ईरानियन आर्गुमेंट है और ये वो है जिसे कई इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर्स, इवन हु आर डीपली क्रिटिकल ऑफ द रिजीम, रैशनल मानते हैं। ईरान ने इराक, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को देखकर सबक ले लिया था। सद्दाम ने अपने वेपन्स प्रोग्राम छोड़ दिए थे और उसे फांसी दे दी गई। गद्दाफी ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ दिए और उसे मार दिया गया। किम जोंग उन ने मना कर दिया और आज नॉर्थ कोरिया अनटचेबल है। द कंक्लूजन इज़ क्वाइट क्लियर अकॉर्डिंग टू ईरान्स स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इसराइल का पर्सपेक्टिव एक अलग ट्रॉमा पे बेस्ड है जो कि इक्वली रियल है। ये जूइश स्टेट हॉलोकॉस्ट के 3 साल बाद बना था। हॉलोकॉस्ट एक ऐसा इवेंट था जिसमें दुनिया की 1/3 जूइश पॉपुलेशन को सिस्टमेटिकली मर्डर कर दिया गया था। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्शन लेने में सालों लगा दिए। फाउंडेशनल इजरायली डॉक्ट्रिन जो उस हिस्ट्री पे बेस्ड है सिंपल है, नेवर अगेन ट्रस्ट समवन हु सेज दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू, डज नॉट। दशकों से ईरान के लीडर्स इजरायली स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में पब्लिकली बोलते रहे हैं। डेथ टू इज़राइल के चैंट्स इंस्टीट्यूशनल थे। IRGC ने इज़राइल के हर बॉर्डर पे ग्रुप्स को फाइनेंस और आर्म किया। हिजबुल्लाह नॉर्थ में, हमास साउथ में, मिलिशियाज ईस्ट में। ईरान के सुप्रीम लीडर हॉलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ रेटरिक नहीं है, ये सीधी सीधी पॉलिसी है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में इज़राइल के डेलीगेट्स ने साफ कहा, पिछले 47 सालों से इस्लामिक रिजीम ने डेथ टू इज़राइल और डेथ टू अमेरिका के चैंट्स लगवाए, यूरेनियम एनरिच करते रहे और न्यूक्लियर एक्शन की तैयारी करते रहे। हिस्ट्री ने जूइश लोगों को सिखाया है कि जो ओपनली उन्हें डिस्ट्रॉय करने की बात करे उसे
कभी इग्नोर नहीं करना। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नेशन अपने नेबर्स से ऐसे थ्रेट्स वाला फ्यूचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दोनों फियर्स रियल हैं, दोनों हिस्टोरिकली ग्राउंडेड हैं, पर दोनों ही जो आगे हुआ उसको कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं करते। वो टेंशन्स ही इस कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी है। द न्यूक्लियर क्वेश्चन, हु वॉज एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ। फरवरी 2026 के स्ट्राइक्स के पीछे हर जस्टिफिकेशन का सेंटर था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम वेरीफाई की गई चीज़ों को अलग रखें उन क्लेम्स से जो किए गए थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग है और जिसके इंस्पेक्टर्स ग्राउंड पे प्रेजेंट होते हैं, उसने अर्ली 2026 तक ये कंक्लूड किया था कि ईरान ने थियोरेटिकली कई न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाने के लिए इनफ एनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने स्ट्राइक्स से कुछ दिन पहले इस्फहान में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में यूरेनियम का एक हिडन कैच भी डिस्कवर किया, जो 60% प्योरिटी तक एनरिच्ड हो चुका था, मतलब वेपन ग्रेड्स का था, और जो 2025 वाले स्ट्राइक्स में बच गया था। लेकिन IAEA ने यह भी क्लियर करा कि उन्हें क्या नहीं मिला। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का कोई सबूत उन्हें नहीं मिला। IAEA डायरेक्टर जनरल ने कॉन्स्टेंटली कहा था कि ईरान का एनरिचमेंट एक सीरियस कंसर्न है जिसको अर्जेंट डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि ईरान बॉम्ब बना रहा है। ईरान ने थ्रू आउट IAEA को, नेगोशिएटर्स को, पब्लिक को यही कहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल था। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि उनके पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है टू स्ट्राइक एन अनप्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट जो म्यूचुअल कंसर्न्स को एड्रेस करे। ईरान का स्टैंड था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट फॉर सिविलियन एनर्जी एंड मेडिकल पर्पसेस उनका एक सॉवरन राइट है, जो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर परमिटेड है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में स्ट्राइक्स से कुछ दिन पहले कहा कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टार्ट कर दिया है और मिसाइल्स डेवलप कर रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि US ने कम्प्लीटली एंड टोटली ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया है जून 2025 के स्ट्राइक्स में। दोनों क्लेम्स को इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने कंटेस्ट किया। IAEA ने ऑब्लिटरेशन वाले क्लेम पर डाउट जाहिर किया, नोट करते हुए कि नतंस फैसिलिटी दो सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड स्ट्रक्चरली इंटैक्ट था और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2025 में असेस किया था कि ईरान को एक डेकेड लगेगा मिसाइल्स डेवलप करने में जो यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच सके। ट्रंप का ये कहना कि ऐसे मिसाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की फाइंडिंग्स को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। स्टैनफोर्ड लॉ के प्रोफेसर एलन वाइनर ने नोट किया, ट्रंप ने एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस की तरफ इशारा किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि स्ट्राइक्स ने एमिनेंट थ्रेट्स को एलिमिनेट कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा राइट एग्जिस्ट भी करता है तो कॉन्ट्रडिक्शंस स्ट्रिक्ट हैं। थ्रेट इंस्टेंट ओवरवेलमिंग होना चाहिए, लीविंग नो अदर चॉइस। ये पॉसिबिलिटी कि ईरान माइट एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर ले, वो थ्रेशहोल्ड मीट नहीं करता। ज्यूरिस्ट लीगल कम्युनिटी और भी शार्प थे। ट्रंप ने एमिनेंट थ्रेट का कोई एविडेंस नहीं दिया था। जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स उन्होंने साइट किए, 1979 एम्बेसी टेक ओवर, 1983 बेरूट बॉम्बिंग, 2000 USS कोल अटैक, वो डेकेड्स पहले हुए थे। स्ट्राइक्स को एक्सप्लिसिटली फ्रेम किया गया था फ्रॉम द बिगिनिंग एज रिजीम चेंज, और फोर्सिबल रिजीम चेंज इंटरनेशनल लॉ के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के अंडर प्रोहिबिटेड है। द डिप्लोमेसी दैट वॉज डिस्ट्रॉयड। शायद इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉन्टेस्टेड एलिमेंट ये नहीं है कि 28 तारीख को क्या हुआ, शायद वो ये है कि 27 तारीख को क्या हो रहा था। फरवरी 27, 2026 की शाम को स्ट्राइक्स
शुरू होने से कम 24 घंटे पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में एक ब्रेक थ्रू अचीव हो गया है। उनके अकॉर्डिंग ईरान ने कभी भी एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल करना, IAEA द्वारा फुल वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करना और अपने एग्जिस्टिंग एनरिच्ड यूरेनियम को इरिवर्सिबली लोएस्ट लेवल तक डाउनग्रेड करने के लिए एग्री किया था। उन्होंने कहा कि पीस विद इन रीच था। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में कंफर्म किया कि US स्ट्राइक्स उस समय पर हुई जब तेहरान ने अनप्रेसिडेंटेड रेडीनेस का सिग्नल दे दिया था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्ट्राइक्स को डिप्लोमेसी का बिट्रेयल बताया, जो कि बैड फेथ में किए गए थे। एक ऐसे मुल्क पे स्ट्राइक करना जो नेगोशिएशंस के बीच में था, जो कंसेशंस देने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ये पीस चाहने वाली पार्टी का बिट्रेयल शो करता है। US का कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल ही डिफरेंट था। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने कहा, ईरान ने US के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें एक जॉइंट सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करना था, इन एक्सचेंज फॉर परमानेंटली डिसमेंटलिंग देयर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़। US इन्वॉयस चीफ विटकॉफ ने कहा, ईरान ने टॉक्स स्टार्ट ही इस असर्शन से किए थे कि उसका इनएलिनेबल राइट है यूरेनियम को एनरिच करना, और 60% एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल का बोस्ट किया। अरब सेंटर वाशिंगटन DC ने नोट किया कि नेतन्याहू ने टॉक्स को डिरेल करने में एक प्रिंसिपल रोल प्ले किया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मंथ्स तक कोऑर्डिनेट किया ताकि फरवरी 28 के अटैक के लिए ग्रीन लाइट मिल सके। वाशिंगटन और इजराइल दोनों ने एक रेयर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी देखी और एक वॉर ऑफ चॉइस को चुना, जिसे सेल्फ डिफेंस का प्रीएम्प्टिव एक्ट दिखाया गया। UN सेक्रेटरी ने बिना किसी डिप्लोमेटिक एम्बिग्युइटी के कहा, आई डीपली रिग्रेट कि डिप्लोमेसी का ये मौका ज़ाया हो गया। उनके वर्ड्स सभी पार्टीज़ के लिए इंटेंडेड थे। चाइनीज़ एम्बेसडर ने स्ट्राइक्स के टाइमिंग को शॉकिंग कहा। रशियन एम्बेसडर ने इसे डिप्लोमेसी का बिट्रेयल कहा। इवन यूरोपियन एलाइज, जिन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करने के गोल को लार्जली सपोर्ट किया था, उन्होंने भी फोर्स यूज़ करने के डिसीजन को कंडेम किया। February 28th, what actually happened? स्ट्राइक्स शुरू हुए जब ज़्यादातर तेहरान सो रहा था। अमेरिकन और इजरायली एयरक्राफ्ट ने ईरान में एक साथ कई जगहों पर हमला किया। तेहरान, इस्फहान, कौम, कराच और करमनशा IRGC हेडक्वार्टर्स, मिसाइल लॉन्च साइट्स, सरकारी बिल्डिंग्स, सुप्रीम लीडर का कॉम्पाउंड। स्ट्राइक्स ऐसे डिज़ाइन की गई थी कि टोटल और इमीडिएट हो। ईरान के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्ड करने से पहले, भागने से पहले या अडेप्ट करने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। अली खमेनेई एज 86 ने ईरान पे 36 साल तक राज किया। जब उनका कंपाउंड बर्बाद हो गया तो खबर आई कि वो अब नहीं रहे। उनकी बेटी, दामाद, पोता और बहू सब इन स्ट्राइक्स में मारे गए। लगभग 40 सीनियर ईरानियन अधिकारी भी मारे गए, जिसमें मिलिट्री कमांडर्स, IRGC जनरल्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी स्टाफ के प्रमुख थे। ईरानियन सरकार ने 40 दिन का शोक घोषित कर दिया। कुछ घंटों में खमेनेई के बेटे मोज्तबा, एक रेडिकल जिनका IRGC से गहरा नाता है, उनको सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा था। 88 रिलीजियस एक्सपर्ट्स की काउंसिल जो सक्सेशन को कंट्रोल करती है, अंत में उन्हें सिलेक्ट करते हैं। सुप्रीम लीडर को मारने का नतीजा एज पर मैनी एनालिस्ट्स यही होना था कि उनसे भी ज़्यादा रेडिकल लीडर सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। ईरान के UN सिक्योरिटी काउंसिल के डेलीगेट ने कहा कि मिनाब के एक स्कूल में हमलों में 85 से ज़्यादा बच्चे मर गए। तेहरान में ग्रैंड बाज़ार, दुनिया का सबसे पुराना मार्केट्स में से एक यूनेस्को लिस्टेड साइट बर्बाद हो गई। गोलस्तान पैलेस, एक कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट, डैमेज हुआ। कई शहरों में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को हिट किया गया।
ईरान के डेलीगेट ने सिक्योरिटी काउंसिल को सीधा सीधा बोला, हमारे कंट्री पर जो अटैक हो रहा है, इंक्लूडिंग एक स्कूल पर अटैक जिसमें 85 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, ये एक वॉर क्राइम है। हम अपने सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करेंगे अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। ये किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जिससे सभी पार्टीज़ बंधे हुए हैं, ये रिक्वायर करता है कि मिलिट्री स्ट्राइक्स में कॉम्बैटेंट्स और सिविलियंस के बीच में फ़र्क किया जाए और सिविल साइट्स जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स प्रोटेक्टेड रहें जब तक कि वो एक्टिवली मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ ना हो रहे हों। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने अभी तक ये डिटरमाइन नहीं किया है जो सिविलियन साइट्स पे स्ट्राइक्स हुए वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे थे या नहीं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, यूएस और इजराइल ने सिविलियन कैजुअलिटीज़ को डिस्प्यूट किया और मेंटेन किया कि सारे स्ट्राइक्स लेजिटिमेट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे। दोनों गवर्नमेंट्स ने हर स्ट्राइक लोकेशन के लिए पब्लिक जस्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया। ईरान फाइट्स बैक एंड हु गॉट कॉट इन द मिडल। ईरान का रिस्पांस एकदम इमीडिएट और वाइड था। कुछ लोग तो बोलेंगे इनडिस्क्रिमिनेट था। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स से इजराइल पे हमला किया गया। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेसिस पे हमला हुआ। बहरीन, कतर और साइप्रस में ब्रिटिश बेसिस पे हिट हुआ। यहाँ तक कि अज़रबैजान, जिस पे ईरान ने इजरायली इंटेलिजेंस के साथ कॉर्पोरेट करने का इल्ज़ाम लगाया था, वो भी टारगेट हुआ। ईरान ने पहले हफ्ते में ही 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक और नेवल मिसाइल्स फायर किए। अरब गल्फ स्टेट्स एक इम्पॉसिबल पोजीशन में फंस गए। उन्होंने ईरान पर हमलों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि उन्होंने ईरान को एक्सप्लिसिटली बोला था कि उनका एयर स्पेस और टेरिटरी नहीं यूज़ होगा अटैक करने के लिए, पर फिर भी ईरान ने उन पर अटैक किया। कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई ने अपनी सॉवरेन टेरिटरीज पे हुए हमलों की सख्त निंदा की। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने ऑपरेशन एक्सक्लूसिवली यूएस मिलिट्री बेसिस और इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे थे, गल्फ स्टेट्स को नहीं। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने पब्लिकली नेबरिंग कंट्रीज से माफ़ी मांगी। मैं पर्सनली नेबरिंग कंट्रीज से माफ़ी मांगता हूं जिन पर ईरान ने हमला किया। ब्रूटल एग्रेशन के चलते हमारे कमांडर्स और लव्ड वंस ने अपनी जान गंवाई और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने के लिए एक्ट किया। उन्होंने नेबर्स पर हो रहे हमले को रोकने का वादा किया जब तक कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। लेकिन IRGC ने एक डिफरेंट स्टोरी बताई। उन्होंने डिक्लेयर किया कि रीजन में सारे US एसेट्स लेजिटिमेट टारगेट्स हैं और फायरिंग जारी रहेगी। प्रेसिडेंट की अपॉलजी के बाद एक ईरानियन ड्रोन ने बहरीन में एक वाटर प्लांट को डैमेज किया। कुवैत ने रिपोर्ट किया कि उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में इंटीरियर मिनिस्ट्री के 2 पर्सनल मर गए। रियाद का डिप्लोमेटिक क्वार्टर टारगेट हुआ। तेहरान से आ रहे मिक्स्ड मैसेजेस ग्राउंड की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। IRGC सिविलियन गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा था। ये मिलिट्री कमांड का सर काटने की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसकी वजह से हो रहा था। एनालिस्ट्स ने नोट किया कि ईरान ने अपने गुस्से और डेस्परेशन में एक स्ट्रेटेजिक कैटेस्ट्रॉफिक मूव लिया जिसमें उसने उन अरब कंट्रीज़ को टारगेट किया जिनकी ज़रूरत उसे पोस्ट वॉर रीजनल ऑर्डर मेंटेन करने में पड़ती। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी क्लोज करने की कोशिश की। ये वो नैरो वाटरवे है जहाँ से वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल मूव करता है। कुछ ही दिनों में मैरीटाइम ट्रैफिक 90% तक रिड्यूस हो गया। ऑयल प्राइसेस ग्लोबली स्पाइक हो गए। सऊदी अरेबिया में एनर्जी फैसिलिटीज़ पे स्ट्राइक हुए। दुबई के पास जबल अली पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट में से एक है, डिसरप्ट हो गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए। इकोनॉमिक शॉकवेव्स कुछ ही घंटों में न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और मुंबई के मार्केट्स तक पहुंच गए। The world responds, and the fault lines it revealed.
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पे जो इंटरनेशनल रिस्पांस था वो शायद 2003 इराक वॉर के बाद से सबसे बड़ा ग्लोबल फॉल्ट लाइन था। रशिया ने उन्हें एक सॉवरेन मेंबर स्टेट के खिलाफ बिना वजह आर्म्ड अग्रेशन का एक्ट कहा जो यूएन चार्टर का वायलेशन था। चाइना ने उन्हें ब्रेजन कहा और इमीडिएटली सीज फायर की डिमांड की और ये भी कहा कि ये शॉकिंग है कि स्ट्राइक्स उस समय पर हुए जब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस चल रहे थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यूएस इजराइल के स्ट्राइक्स और ईरान के काउंटर स्ट्राइक्स दोनों को कंडेम किया। यूएन चार्टर के फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्रोहिबिशन का हवाला देते हुए फ्रांस, जर्मनी, यूके ने जॉइंटली ईरानियन काउंटर स्ट्राइक्स को कंडेम किया, लेकिन ओरिजिनल स्ट्राइक्स के एक्टिव नेगोशिएशंस के दौरान लॉन्च होने पर भी कंसर्न शो किया। लीग ऑफ अरब स्टेट्स ने कहा कि वो मोमेंट आ गया है जब अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट फुल फ्लैश्ड वॉर में एक्सपेंड हो चुका है। इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान, ब्राज़ील, जापान, साउथ अफ्रीका और दुनिया के मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस ने इस ऑपरेशन को कंडेम किया। द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, अर्जेंटीना, जर्मनी और यूक्रेन ने ऑपरेशन को डिफेंड किया। यूएस डेलीगेट ने सिक्योरिटी काउंसिल में आर्ग्यू किया कि ईरान डेकेड्स से प्रॉक्सी टेररिज्म के थ्रू वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज कर रहा है। उसके न्यूक्लियर एम्बिशन ग्रेव और माउंटिंग डेंजर है और मोस्ट प्रोएक्टिवली ईरान के लोग खुद स्ट्रीट्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लास्ट क्लेम पार्शली ईरानियन सिटीज़ के फुटेज से सपोर्टेड था जिसमें लोग रिजीम पोस्चर्स टीयर डाउन कर रहे थे और खमेनेई के फॉल पर रिलीफ एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन ये चैलेंज भी किया गया कि मेजर प्रोटेस्ट्स और मॉर्निंग गैदरिंग्स भी हुए। द इरानियन पीपल, द वंस नोबडी लिसन टू। एक भी अमेरिकन बॉम्ब गिरने से पहले ईरान खुद ही अपने सबसे बड़े इंटरनल क्राइसिस में फंसा हुआ था सिंस द 1979 रेवोल्यूशन। जनवरी 2026 में इकोनॉमिक कोलैप्स, जो कि सालों के गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट, एक्सटर्नल सैंक्शंस और मिलिट्री एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ, उसने मिलियंस ऑफ ईरानियन लोगों को स्ट्रीट्स पर उतार दिया था। प्रोटेस्ट्स वाटर शॉर्टेजेस, पावर कट्स और इन्फ्लेशन के बारे में थे जिसने बेसिक फूड भी अनअफोर्डेबल बना दिया था। इन प्रोटेस्ट्स की एक वजह करप्शन भी थी। ये उस गवर्नमेंट के बारे में था जो लेबनान और यमन में मिलिशियाज को फंड करने में बिलियंस खर्च कर रही थी जबकि उसके खुद के लोग भूखे मर रहे थे। रिजीम का रिस्पांस कैटास्ट्रॉफिक था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर एम्यूनिशन से लाइव फायर खोल दिया। मरने वालों का एस्टिमेट 2000 से 30,000। इतना वाइड रेंज इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट टोटल इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इम्पोज कर दिया था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे एक नेशन वाइड मैसेकर बुलाया। खमेनेईज ओन वर्ड्स, खमेनेई ने नेशन से कहा, हम प्रोटेस्टर से बात करते हैं लेकिन राइटर्स को उनकी जगह दिखानी होगी। उन्होंने डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल पे डाल दी। प्रोटेस्टर्स को कंट्री के लिए अनलॉफुल बताया और उनके डिसेंट को फॉरेन बैक्ड कॉन्स्पिरेसी बताया। कॉन्फ्लिक्ट से पहले कंडक्ट किए गए एक सर्वे ने बताया कि 69% ईरानियंस मानते थे कि इस्लामिक रिपब्लिक को इसराइल को ख़त्म कर देने वाले कॉल्स को स्टॉप कर देना चाहिए। नियरली हाफ ने कहा कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट हॉल्ट कर देना चाहिए टू प्रिवेंट अनदर वॉर। 40% ने अपनी ही गवर्नमेंट को कॉन्फ्रंट्रेशन साइकिल स्टार्ट करने के लिए ब्लेम किया। इसराइल को ब्लेम करने वालों से भी ज़्यादा ये उन लोगों की प्रेफरेंस थी जो ऐसी रिजीम में ट्रैप्ड थे जो उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती थी, और फॉरेन पावर्स जो उनकी तरफ से एक्ट करने का क्लेम करते थे वाइल बॉम्बिंग देयर सिटीज़। सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस डेलीगेट ने कहा कि ईरानियन लोग स्ट्रीट्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ कर भी रहे थे, लेकिन वही लोग कुछ वीक्स पहले उन्हीं स्ट्रीट्स में मर रहे थे, अमेरिकन बॉम्ब से नहीं बल्कि अपनी ही गवर्नमेंट से। इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक सिंपल नैरेटिव में रिड्यूस करना कि ईरानियन लोग ये वॉर चाहते थे या अपोज कर रहे थे, उन्हें उनकी पूरी ह्यूमैनिटी से डिनाई करना था। वो कुछ फार सिंपलर चाहते थे, एक गवर्नमेंट
जो उन्हें ना मारे और एक वर्ल्ड जो उन्हें बॉम्ब ना करे। द न्यूक्लियर क्वेश्चन, वॉज इट एक्चुअली सॉल्व्ड? पूरे कैंपेन का मकसद जून 2025 के 12 डे वॉर से लेके फरवरी 2026 के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तक ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को परमानेंटली ख़त्म करना था। तो सबसे मुश्किल सवाल ये है कि क्या वो ये कर पाए। मार्च 3, 2026 को IAEA ने कंफर्म किया कि नतंस न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान का जो प्राइमरी एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स था, उसकी एंट्रेंस इनएक्सेसिबल हो गई है बिल्डिंग डैमेज होने की वजह से। लेकिन जो फैसिलिटी है जो ज़मीन के नीचे बनी हुई थी, स्ट्रक्चरली सही सलामत है। सेंट्रीफ्यूजेस अभी भी वहीं थे। एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉकपाइल जो कि 441 किलोग्राम 60% एनरिच्ड मटेरियल शामिल था, काफ़ी हद तक इंटैक्ट माना जा रहा था। एक इटालियन थिंक टैंक तेहरान में सोर्सेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट करते हैं कि खमेनेई ने अक्टूबर 2025 में मिनिचराइज्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप करने की परमिशन दे दी थी, फरवरी के स्ट्राइक से पहले। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की नॉलेज और इंटेंट दोनों थे, और नॉलेज को बॉम्ब से ख़त्म नहीं किया जा सकता। रशिया और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स ने तुरंत एक कंपैरिजन ड्रॉ किया। नॉर्थ कोरिया इसलिए बच गया क्योंकि वो दुनिया के रोकने से पहले ही न्यूक्लियर बन गया। किम जोंग उन अनटचेबल है। कुछ ईरानियन हार्डलाइनर्स ने ये एग्जाम्पल देखा था। अब अपने सुप्रीम लीडर के असैसिनेट होने के बाद और अपनी मिलिट्री के डेसिपिटेट होने के बाद, मोज्तबा खमेनेई असैसिनेट हुए सुप्रीम लीडर के बेटे, मिलिट्री वेटरन IRGC वाले हार्डलाइनर को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। जो ऑपरेशन न्यूक्लियर थ्रेट को रिमूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसने शायद उस लीडर को इंस्टॉल कर दिया जो इसे परस्यू करने के सबसे ज़्यादा चांसेस रखता है। पेंटागन का एस्टिमेट था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब 2 साल तक पीछे चला गया है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले असेस किया था कि ईरान को US को डायरेक्टली थ्रेटन करने में 1 दशक लगेगा, पर इनके क्रिटिक्स ने कहा कि ये टाइमलाइंस स्ट्राइक से पहले एग्जिस्ट करती थी, और ये भी कि किसी भी स्ट्राइक ने अंडरलाइंग मटेरियल, नॉलेज या फिर मोटिवेशन को एलिमिनेट नहीं किया है। 12 घंटे, दैट्स हाउ लॉन्ग द इनिशियल असॉल्ट लास्टेड। और इन 12 घंटों में 21st सेंचुरी के सबसे कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजंस में से एक लिया गया। विदाउट अ वोट इन कांग्रेस, विदाउट UN ऑथराइजेशन, इन द मिडल ऑफ एक्टिव नेगोशिएशंस और सिविलियन लाइफ्स के कॉस्ट पर, जिनका काउंट कभी भी पूरा नहीं होगा। अली खमेनेई इज डेड। इस्लामिक रिपब्लिक की टॉप मिलिट्री कमांड लार्जली एलिमिनेट हो गई। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लार्जली डैमेज हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने विलिंगली दिखाया कि वो ओवरवेलमिंग फोर्स यूज़ कर सकते हैं टू अचीव रिजीम चेंज इन अ सॉवरन नेशन। These are facts. They are also depending on where you stand, either achievement या catastrophes. ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम सर्वाइव कर गया। ईरान की न्यूक्लियर नॉलेज सर्वाइव कर गई। द IRGC एज एन इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बाय ऑल असेसमेंट्स पहले वाले से ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं। वो कंडीशंस जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को प्रोड्यूस किया, ईरानियन इनसिक्योरिटी, इजरायली थ्रेट परसेप्शन, अमेरिकन ओवररीच, द फेलियर ऑफ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, स्ट्राइक्स से एड्रेस नहीं हुए। दे वर इंटेंसिफाइड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। अरब गल्फ स्टेट्स जिनको अमेरिका प्रोटेक्ट करने का दावा करता था, उन पर ईरानियन मिसाइल्स से हमला हुआ। रशिया और चाइना अमेरिका यूनिलैटरलिज्म के विरोध में और पास आ गए। दुनिया भर के टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स ने अमेरिका के बॉम्ब्स मुस्लिम कंट्री पर गिरते हुए देखे, जबकि एक्टिव पीस टॉक्स चल रहे थे। क्या सच में कोई एमिनेंट न्यूक्लियर थ्रेट था भी या नहीं? जो न्यूक्लियर वॉचडॉग्स थे उनके हिसाब से
ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर वेपन का कोई सबूत नहीं है, तो क्या ईरान छुपकर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था और इस तरह से बना रहा था कि दुनिया में किसी भी सिक्योरिटी सर्विस को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई? जिस क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ने स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया, उसने किस बेस पे ये डिसीजन लिया, उनके पास क्या एविडेंस है, उन्होंने इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया है। जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ स्ट्राइक से बच गए, उन्हें अभी तक इंस्पेक्ट नहीं किया गया है। पूरी पिक्चर डेलिब्रेटली और फ्रस्ट्रेटिंगली इनकम्प्लीट है और ईरान के लोगों से किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं। वो 30 मिलियन लोग जो बेटर फ्यूचर मांगने के लिए स्ट्रीट्स पर उतर आए थे, ना उनकी अपनी गवर्नमेंट ने, ना यूएस ने, ना इज़राइल ने, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव्स देने की कोशिश की है। स्ट्राइक्स क्योंकि यूएस और इज़राइल ने शुरू किए और उन्होंने इसके पीछे क्या रीज़न दिए वो मैंने आपको बताया, और ईरान जिनके ऊपर ये स्ट्राइक्स की गई हैं उसका क्या पर्सपेक्टिव है, मैंने आपको वो भी बताने की कोशिश की है। मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी की साइड नहीं लेना चाहता। मेरा पर्पस बस कॉन्फ्लिक्ट को बोथ पर्सपेक्टिव से समझने का है, ताकि आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन बना सको, ताकि आप अपने हिसाब से बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एक ओपिनियन बना सको कि आपको किसकी साइड लेनी है या किसकी साइड नहीं लेनी है, या अगर आपको किसी की भी साइड नहीं लेनी तो ये एक जनरल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से क्रिएट हो सकती है उसके बारे में है। ऐसी ही कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जाके कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकती हैं, इसके बारे में हम और भी आगे वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इन वीडियोस को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाऊँ, ताकि ये इंटरेस्टिंग हो और आपको हर तरफ का पर्सपेक्टिव मिल जाए। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, लार्जली आपको एक तरफ का पर्सपेक्टिव मिलेगा, लोग एक तरफ से बोलते हुए नज़र आएंगे। मेरा पर्पस वो नहीं है कि मैं किसी ग्रुप की साइड लूँ, मेरा पर्पस है कि मैं दोनों के पर्सपेक्टिव को समझूँ कि अगर ये दो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं तो दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, तो दोनों को समझने की कोशिश करूँ, एंड देन वी कैन मेक अ डिसीजन और मेक अ इंटेलिजेंट चॉइस कि कौन इसमें सही हो सकता है या कौन इसमें गलत है, या हमें इसमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारा कोई लेना देना है या नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।